नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। ये है 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा। हमारे पास जो जांच एजेंसी है, उसकी शुरुआती रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा इरादा ये है कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है, उसके जरिए हम न सिर्फ ये जानें कि भाई उस दिन हुआ क्या था, बल्कि ये भी समझें कि इस हादसे का असर कितना गहरा है, जांच किस तरफ जा रही है और भारत में हवाई सुरक्षा यानी एयर सेफ्टी को लेकर क्या बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से एक कहानी दिल दहला देती है। टेक ऑफ के बस कुछ ही पल बाद एक बिल्कुल नया विमान एक भरी पूरी रिहायशी बस्ती के पास जमीन पर आ गिरा। जान माल का बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन इसी तबाही के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान का अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था। सब नॉर्मल लग रहा था, है ना? लेकिन टेक ऑफ की सिर्फ 32 सेकंड के अंदर ही यह हादसा हो गया। और ये हादसा हुआ अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके के पास। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बहुत घनी आबादी वाला रेजिडेंशियल एरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि विमान सिर्फ हवा में तबाह नहीं हुआ, बल्कि ज़मीन पर भी इसने भारी तबाही मचाई। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई वो बताती हैं कि विमान का मलबा कई रिहायशी इमारतों और एक मेडिकल हॉस्पिटल पर भी गिरा। तो जाहिर है इसका असर जमीन पर मौजूद लोगों पर भी पड़ा। बहुत भयानक था। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो सच में हालात की गंभीरता का अंदाजा होता है। विमान में क्रू समेत 242 लोग थे और उनमें से 241 की जान चली गई। ये अपने आप में एक भयानक आंकड़ा है। लेकिन जैसा आपने कहा, हादसा आबादी वाले इलाके में हुआ तो जमीन पर भी लोगों की मौत हुई। कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि जमीन पर मारे गए लोगों को मिलाकर कुल मरने वालों की संख्या 279 तक पहुंच गई है। ये तो भारतीय एविएशन इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस भयानक मंजर के बीच एक हैरान करने वाली, लगभग अविश्वसनीय बात सामने आई। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बच गया। उनका नाम विश्वास कुमार बताया जा रहा है। हालांकि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में रमेश नाम भी आया था, पर हाँ, विश्वास कुमार। वो विमान में सीट 11A पर बैठे थे और ये सीट एक इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन निकास द्वार के बिल्कुल पास थी। उन्हें चोटें तो आई, लेकिन मामूली। वो इस भयानक हादसे से बच निकले। 279 मौतों के बीच सिर्फ एक का बचना, ये सोचना भी मुश्किल है। कैसे? क्या इस बारे में कुछ और जानकारी है कि वो कैसे बच पाए? देखिए, जो शुरुआती जानकारी है वो यही कहती है कि शायद विमान जब टुकड़े टुकड़े हुआ होगा तो उस दौरान वो विमान से बाहर गिर गए होंगे, या फिर हो सकता है उन्होंने आपातकालीन निकास का इस्तेमाल किया हो। ये असल में हुआ कैसे, ये भी जांच का एक अहम हिस्सा है। इतने भीषण टक्कर और आग के बाद किसी का इस तरह बच जाना वाकई एक चमत्कार जैसा है। और जांचकर्ता यकीनन ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि किन हालात में ये मुमकिन हो पाया है। ये आगे बचाव की प्रक्रियाओं और विमान के डिजाइन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। इस हादसे से जुड़ी एक और कहानी है जो दिल को छू जाती है, हालांकि वो भी बहुत दर्दनाक है। एक नवजात शिशु, एक छोटा बच्चा इस हादसे में बुरी तरह जल गया था और उसकी जान बचाने के लिए उसकी माँ की त्वचा से स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ी। ये सुनना ही कितना मुश्किल है। हाँ, ये बहुत ही मार्मिक मामला था, बहुत दुखद। लेकिन इसमें एक छोटी सी राहत की बात यह है कि काफी लंबे और गहन इलाज के बाद अब माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस बड़ी त्रासदी के अंधेरे में ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण की तरह है। ये हमें मानवीय जज्बे की याद दिलाती है ना? बिल्कुल। चलिए अब इस हादसे की जांच पर आते हैं। भारत की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB वो इस मामले की जांच कर रही है। उनकी शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। तो क्या पता चला है अब तक? हादसा हुआ क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। शुरुआती जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजन,
दोनों इंजन लगभग एक साथ बंद हो गए। अब ये बहुत ही असामान्य बात है, बहुत रेयर है। विमानों में, खासकर इतने बड़े पैसेंजर जेट्स में, दो इंजन इसीलिए होते हैं कि अगर एक इंजन में कोई दिक्कत आ जाए, कोई फेलियर हो जाए, तो दूसरा इंजन विमान को सुरक्षित रख सके। दोनों इंजनों का एक ही समय पर बंद हो जाना, वो भी टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल फेज में, ये किसी आम तकनीकी खराबी की तरफ इशारा नहीं करता। हाँ, ये तो बहुत अजीब है। आमतौर पे टेक ऑफ के बाद इंजन फेल होने का एक कारण बर्ड स्ट्राइक माना जाता है, मतलब पक्षी का टकराना। क्या यहाँ ऐसा कुछ था? नहीं, जांचकर्ताओं ने शुरुआती तौर पर बर्ड स्ट्राइक की संभावना से इनकार किया है। उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे ये लगे कि पक्षियों का कोई बड़ा झुंड इंजन से टकराया हो। तो जब बर्ड स्ट्राइक नहीं है और दोनों इंजन एक साथ बंद हुए हैं, तो जांच एक बहुत ही खास और चिंताजनक दिशा में जा रही है। और वो चिंताजनक दिशा क्या है? रिपोर्ट में और क्या कहा गया है? कुछ और डिटेल्स? यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, शुरुआती सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद कॉकपिट में मौजूद फ्यूल कट ऑफ स्विच उन्हें मैनुअली, मतलब हाथों से सक्रिय किया गया था, बंद किया गया था। ये वो स्विच होते हैं जो इंजन तक जाने वाले फ्यूल की सप्लाई को रोक देते हैं। मैनुअली रूप से, मतलब किसी ने उन्हें बंद किया? लेकिन क्या ये स्विच गलती से नहीं दब सकते? मतलब कोई एक्सीडेंटल एक्टिवेशन? नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ये स्विच कॉकपिट में होते हैं और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये गलती से एक्टिवेट ना हो। नॉर्मली इन पर कवर लगे होते हैं या इन्हें ऑपरेट करने का एक खास तरीका होता है, ताकि उड़ान के दौरान, खासकर टेक ऑफ या लैंडिंग जैसे नाजुक पलों में, पायलट अनजाने में फ्यूल सप्लाई बंद न कर दे। इसीलिए अगर जांच में ये पाया जाता है कि ये स्विच मैनुअली एक्टिवेट हुए थे, तो ये बहुत बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जानबूझकर किया गया हो सकता है, या फिर पायलट से कोई चूक हुई, कोई गलती? देखिए, इसी वजह से अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मीडिया में भी काफी कुछ चल रहा है। क्या ये किसी की शरारत थी? क्या ये पायलट की कोई गंभीर गलती थी? या फिर कोई ऐसी अनदेखी तकनीकी खराबी थी जिसके चलते ऐसा हुआ? ये सब अभी जांच के दायरे में है। अभी कुछ भी कहना, कोई भी नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB, जो अक्सर ऐसी बड़ी विमान दुर्घटनाओं की जांच में मदद करती है, उन्होंने भी चेतावनी दी है। NTSB का कहना है कि मीडिया में पायलट की गलती को लेकर जो भी अटकलें चल रही हैं, वो सिर्फ अनुमान है और ये वक्त से पहले लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पूरी और अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। जांच पूरी होने तक इंतजार करना ही चाहिए। लेकिन इस हादसे का असर सिर्फ जांच एजेंसियों तक ही तो सीमित नहीं है ना? आम लोगों पर, हवाई यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ा है? इसका मनोवैज्ञानिक असर काफी गहरा पड़ा है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार इस हादसे के बाद मनोचिकित्सकों ने लोगों में, और खासकर वो लोग जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, उनमें भी उड़ान को लेकर तनाव और डर के मामले बढ़ते हुए देखे हैं। एंग्जाइटी बढ़ी है। कुछ मामलों में तो लोगों में एरोफोबिया यानी उड़ान का एक तीव्र डर, वो विकसित होने की भी खबरें हैं। जाहिर है, जब इतने बड़े हादसे की खबर आती है और वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद, तो ये लोगों के मन में हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक गहरा शक, एक संदेह पैदा कर सकता है। ये विश्वास को हिला देता है। और इसका असर सिर्फ यात्रियों के डर तक ही सीमित नहीं है। ऐसा लगता है कि इसने नियामकों और सरकार को भी सोचने पर मजबूर किया है ना? बिल्कुल। इस हादसे ने उन मुद्दों को फिर से सामने ला दिया है जिन पर शायद पहले भी बात होती रही है, लेकिन अब उन पर एक्शन लेने का दबाव बढ़ गया है। संसद की एक समिति ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। उन्होंने कहा है कि DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत में एयर सेफ्टी का मुख्य रेगुलेटर है, उसे पूरी स्वायत्ता, पूरी ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। पूरी स्वायत्ता? इसका मतलब क्या है यहाँ? थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब है कि DGCA को बिना किसी बाहरी या राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से सुरक्षा नियम बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने की पूरी शक्ति और संसाधन मिले, ताकि सेफ्टी से जुड़े जो भी फैसले हों वो पूरी तरह से तकनीकी हों, एक्सपर्ट्स पर आधारित हों, ना कि किसी और वजह से प्रभावित हों। अच्छा, और क्या सिफारिशें हैं? समिति ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC, उसके आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है, मॉडर्नाइजेशन पर।
एटीसी ही हवाई यातायात को कंट्रोल करता है। आधुनिकीकरण का मतलब है नई टेक्नोलॉजी, बेहतर रडार सिस्टम, बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि जो हवाई ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है उसे ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा कुशलता से संभाला जा सके। इसके अलावा क्रू की थकान, मतलब क्रू फटीग, उस मुद्दे को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। लंबे ड्यूटी घंटे, कम आराम, ये सब पायलट और क्रू की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं और ये सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। साथ ही एविएशन सेक्टर में कर्मचारियों की जो पुरानी कमी है, चाहे वो पायलट हों, एटीसी कंट्रोलर हों या मेंटेनेंस स्टाफ, इस कमी को दूर करने की भी बात कही गई है। तो मतलब ये हादसा एक तरह से इन सभी पुरानी चिंताओं को और ज्यादा गंभीरता से लेने के लिए एक वेकअप कॉल जैसा साबित हुआ है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। इस दुर्घटना ने नागरिक उड्डयन अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव डाला है कि वो सिर्फ लिपापोती न करें बल्कि सिस्टम में बुनियादी सुधार लाएं, सिस्टमिक चेंजेस। अब सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, उन्हें सख्ती से लागू करना, उनकी लगातार निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करना, ये सब बहुत जरूरी हो गया है। एक बड़ी सेफ्टी रिव्यू शुरू की गई है और उम्मीद यही है कि इसके नतीजे ठोस कदमों में बदलेंगे। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो हमने अहमदाबाद में हुए AI-171 के भयानक हादसे को देखा। सैकड़ों जानें गईं, लेकिन एक व्यक्ति चमत्कारी ढंग से बच भी गया। जांच का शुरुआती फोकस दोनों इंजनों के एक साथ बंद होने पर है और इसमें फ्यूल कट ऑफ स्विच के मैनुअल एक्टिवेशन का संदेह है। वो सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस हादसे ने आम लोगों में डर पैदा किया है और साथ ही हवाई सुरक्षा के नियमों, उनके पालन और पूरे एविएशन सिस्टम में सुधार की मांग को बहुत तेज कर दिया है। हाँ, इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये घटना हमें हवाई सुरक्षा की जटिलताओं की एक कठोर सच्चाई दिखाती है। एक रियलिटी चेक है ये बताती है कि सुरक्षा कोई एक बार हासिल कर लेने वाली चीज नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए लगातार निगरानी, मजबूत नियम, तकनीकी तरक्की के साथ साथ मानवीय पहलू जैसे ट्रेनिंग, थकान प्रबंधन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन सब पर बराबर ध्यान देना कितना जरूरी है। ये हादसा सिर्फ प्रतिक्रिया में कुछ कदम उठाने की बजाय गहरी जांच और व्यवस्था में बुनियादी बदलावों की जरूरत को रेखांकित करता है। हमें न केवल ये पता लगाना होगा कि उस दिन असल में क्या हुआ था, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हम क्या ठोस और स्थायी कदम उठा रहे हैं। और जैसा कि जांच का फोकस मैनुअल स्विच एक्टिवेशन पर जा रहा है और साथ ही संसदीय समिति आधुनिकीकरण, स्टाफिंग और स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने में इंसानी भूमिका, चाहे वो पायलट हो, इंजीनियर हो या रेगुलेटर, और लगातार जटिल होती टेक्नोलॉजी के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। शायद यहीं पर भविष्य की सुरक्षा के सबसे बड़े अनसुलझे सवाल छिपे हैं, जिन पर हमें लगातार विचार करते रहना होगा।